मलबे का मालिक, विश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है पाठ, बोध और प्रक्रिया पढ़ते हैं। मलबे का मालिक, पाठ, बोध और प्रक्रिया। यद्यपि पाकिस्तान का प्रस्ताव देश के सामने 30 के दशक में ही सामने आ गया था और 40 के दशक में विभाजन के लिए दबाव बढ़ता जा रहा था। फिर भी 1947 में विभाजन की वास्तविक घटना को देश ने बड़े धक्के की तरह महसूस किया। अखंड भारत का बहुभाषी, बहुधर्मी, संस्कृत बहुल भूगोल, सदियों से संचित सामंजस्य और स्थायित्व से मंडित था। एक सामान्य भारतीय के लिए देश का विभाजन चाहे कितना भी अकल्पनीय और अचिंतनीय रहा हो, एक राजनीतिक निर्णय ने आम आदमी की प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं को ध्वस्त कर दिया। विभाजन से सीधे प्रभावित प्रदेशों की भाषाओं में इस संघात के तात्कालिक अनुभव ने रचनात्मक अभिव्यक्ति पाई। पंजाब, बंगाली, उर्दू और सिंधी हिंद प्रदेश विभाजन के उपरांत विभाजन के प्रभावों से गहराई से संपृक्त था। हिंदी के अनेक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लेखकों की मातृभाषा पंजाबी है। अज्ञ, यशपाल, मोहन राकेश आदि। उनके माध्यम से विभाजन की कथा वस्तु हिंदी में आई। मलबे का मालिक इसी विषय वस्तु की कहानी है। विभाजन के विषय में इसके अलावा उनकी कंबल नामक एक और कहानी भी है। उसमें शरणार्थी शिविर के निवासियों की मजबूरियों और दुर्दशा का यथार्थ चित्रण करते हुए दिखाया गया है कि जिंदा मात्र रह पाने की न्यूनतम सीमा रेखा पर संबंध कितने संवेदनशील और निरर्थक हो उठते हैं। मलबे का मालिक मोहन राकेश की एक विशिष्ट कहानी है। मंगल विचार सूत्र की तरह देखा जाए तो लंदन की एक रात निर्मल वर्मा तथा अमृतसर आ गया भीष्म सहानी के समान यह कहानी इस बात की पहचान है कि राजनीति द्वारा खींची गई दीवारों के आर पार विरोधी पक्षों में जबरदस्ती बांट दिए गए आम आदमी की पीड़ाएं एक जैसी हैं। लंदन की एक रात में कथा संदर्भ विश्व युद्धों के उपरांत छाया में यूरोप, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका की रंग भेद राजनीति से और अमृतसर आ गया है में देश के विभाजन की पूर्व संध्या के सांप्रदायिक वातावरण से लिया गया है। मलबे का मालिक में चित्रित काल संदर्भ आज़ादी के 7.5 साल बाद का है। तीनों ही कहानियों में चित्रित विराट राजनीतिक संघात लाखों की जनसंख्या के जीवन पर भारी पैमाने का दूरगामी प्रभाव डालने वाला कांड है। कांड का दारुण पक्ष यह है कि यहाँ शेक्सपियर की त्रासदी की तरह कोई हमार्शीय अथवा अपना ही कोई दोष या दुर्बलता या भूल गलती त्रासदी का कारण नहीं जो उसके न्यायोचित होने का पारितोष दे। जो सबसे अधिक निरीह और निर्दोष है वही सबसे अधिक दंडित होता है, क्योंकि उसको बचाने या मारने के हथकंडे नहीं आते। विचारधारा या मतवाद जब राजनीति से जुड़कर जीवन के नियामक तत्व बन जाते हैं तब उनकी भयावह ताकत का असली अंदाज़ा साधारण जन की जिंदगियों में उनके ध्वंसात्मक प्रभाव से लगाया जा सकता है, जिनका इस स्थिति को पैदा करने में न कोई हाथ है न हिस्सा। उन्हीं को यह ध्वंस सबसे अधिक दारुण रूप से झेलना पड़ता है। समान रूप से भूतभोगी होने के कारण जो लोग एक दूसरे की स्थितियों और समस्याओं को सबसे अधिक गहराई से समझ और आपस में बांट सकते हैं वे ही शत्रुता का निर्वाह करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। समान नियति के भागीदार होते हुए भी वे प्रतिपक्षी हैं। लेकिन क्या सचमुच मलबे का मालिक की वस्तु प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ के बीच तय की गई यात्रा के दौरान व्यक्ति निष्ठता के जरिए दोनों प्रमुख पात्रों की मंशाओं की छानबीन करते हुए स्थूल वस्तुगत यथार्थ की भीतरी परतों में उतार ले जाती है और अंत में एक कायाकल्प की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ वापस उभर कर उस मंशा को एक नया आकार दे देती है। कथा सूत्र। कथा का आरंभ उस सूचना से होता है कि विभाजन के 7.5 साल बाद हॉकी मैच देखने के बहाने लोगों की एक टोली लाहौर से अमृतसर आई है। उनके आने का असली कारण तो अपने छूट गए घरों और बाज़ारों को एक बार फिर से देख पाने का चाव ही है। मानो देश के विच्छेद ने जिस अंग को काट कर अलग किया वह स्वतंत्र देश के रूप में नया जन्म लेकर भी पूरी तरह से विच्छिन्न और स्वतः संपूर्ण नहीं हो गया। सीमांत के दोनों तरफ इस विच्छेद
का रक्तस्राव महसूस किया जा रहा है, क्योंकि स्मृतियों और लगावों का देश सिर्फ नक्शा नहीं जिसे काट कर दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता हो। कहानी के आरंभ में अमृतसर के बाजारों का चित्र बस उसने कहा था कि आरंभिक चित्र की याद दिलाता है। दोनों ही कहानियों का आरंभ बाजार के विस्तृत चित्रण द्वारा वातावरण की सृष्टि से होता है। मलबे का मालिक के बाजार में एक त्रासदी की कसम और कचोट का एहसास है, जिसकी निचली परत में एक सब टेक्स्ट की तरह उसने कहा था कि बाजार में पंजाब के जीवन के उल्लास की धड़कन की याद उस कचोट को और भी गहरा करती। इतना ही नहीं, इन आगंतुकों के सहारे लाहौर के बाज़ारों की याद भी इधर आ निकलती है और सीमांत के दोनों तरफ एक ही भावना की मौजूदगी का एहसास कराती है। इन्हीं बाज़ारों में एक बाज़ार बांसा भी है जो कहानी का घटना स्थल है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक सामूहिक चित्र है। यहाँ तक लगता है कि लाहौर एक शहर नहीं, हज़ारों लोगों का सगा संबंधी है जिसके हाल जानने के लिए वे उत्सुक हैं। लाहौर से आए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर बातें करके लोगों को बहुत खुशी हो रही थी। इस विहंगम दृश्य के बाद कहानी बाजार बांसा की ओर रुख करके फोकस मोड में आ जाती है। साक्षात उपस्थिति की तरह पाठक को अपने भीतर ले जाकर घटित होती है। विभाजन के दौरान बाजार बांसा में लगी अमृतसर की सबसे अधिक भयानक आग ने हिंदू मुस्लिम समेत सारे इलाकों को जलाया था और अब बन चुकी या बन रही नई इमारत के बीच बीच में मलबे के ढेर अभी तक बाकी थे। इस बाजार में आज भी चहल पहल नहीं, क्योंकि यहाँ कोई याद करने वाला या लौट कर आने वाला कोई नहीं है, एक गनी मियाँ के सिवाय। ज़्यादातर लोग या तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे या वापस लौट कर आने की हिम्मत नहीं रखते थे। जाहिर है कि वह अमृतसर का एक बदहाल विपन्न इलाका है। कहानी इन्हीं गनी मियाँ और मलबे के इन्हीं ढेरों में से एक ढेर के बारे में है जो कभी उसका घर था। गनी मियाँ एक बूढ़ा बदहाल मुसलमान है जो संयोगवश विभाजन के काफ़ी पहले शहर के बाहर चला गया था, इसलिए वह अकेला बचा रहा। बाकी परिवार दंगों में मारा गया। वह बुढ़ापे में अकेले इस संघात को जैसे तैसे सहता हुआ मानो आखिरी इच्छा की पूर्ति की तरह अपना घर देखने आया है। लेकिन शुरू में वह एक अजनबी है जिसे गली में दौड़ आई अफवाह और आशंका के तहत बच्चे उठाने वाला समझा जाता है। लेकिन फिर वह गली के बाशिंदे चिराग दीन दर्जी के पिता गनी मियाँ की तरह पहचान जाता है। गली के पास एक रहस्य उसके नए घर के पर मोहल्ले के गुंडे रखा पहलवान की नज़र थी और गनी मियाँ के बेटे की सपरिवार हत्या के लिए वही इस कारण से ही जिम्मेदार है। यह अलग बात है कि उसके हाथ आने के पहले मकान को किसी ने आग लगा दी और वह आग लगाने वाले को जिंदा ज़मीन में गाड़ देने का इरादा लिए बैठा रह गया। पिछले 7.5 सालों से वह वही अनी दादागिरी के बूते और गुंडागर्दी के आतंक के बल पर स्वयं को इस मलबे का मालिक मानता है और बाकी गली से भी यही मनवाता चला आ रहा है। इस रहस्य को गनी मियाँ नहीं जानता। वह पहले अपने घर की टूटी चौखट से और फिर उसी हथियारे रखा पहलवान से गले मिलकर रोता है, क्योंकि उनकी स्मृति में रखा पहलवान ही सबसे सगा था। उसका बेटा चिरागदीन इसी भरोसे अमृतसर में टिका रहा था कि रखा पहलवान के रहते उसे कुछ नहीं हो सकता। गनी मियाँ के इस भरोसे और आत्मीय के अभिव्यक्ति से रखा पहलवान के भीतर कुछ ऐसा होता है कि उसे पसीने छूट जाते, मुंह सूख जाता है और रीढ़ की हड्डी को सहारे की ज़रूरत महसूस होने लगती है। कुल घटनाक्रम इतना ही था कि गनी मियाँ आया था, रोया था और वापस चला गया था। लेकिन इतने भर के बीच ऐसा कुछ हुआ कि गली में पास पड़ोस के रिश्तेदारों के समीकरण बदल गए। गनी मियाँ के कातर में रुद्र में गली ने रखा पहलवान को ऐसी तस्वीर देखी है जिसने थोड़ी देर के लिए ही सही उसका रौब और दबदबा ख़त्म सा कर दिया। उसके भय और आतंक को उसके प्रति रोष और असहिष्णुता में बदल दिया, उनको निडर कर दिया। रखा पहलवान के भीतर भी कुछ बदल सा गया है। मोहल्ले के साथ साथ खुद रखे ने भी अपनी तस्वीर के ऐसे रुख
से परिचय पाया है जिसके लिए वह शायद शर्मिंदा है। लोगों को सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताने वाले रोज के सान्ध्य कार्यक्रम की बजाय आज वह अपने शागिर्द लच्छे को अपनी 15 साल पहले की वैष्णो देवी यात्रा के किस्से सुना रहा है। लेकिन फिर भी यह हृदय परिवर्तन की आदर्शवादी कहानी नहीं, यथार्थ के स्वाभाविक निरूपण की कहानी ही है। सामुदायिक पीड़ा का व्यक्तिगत बयान। पहली कोटि में विशिष्ट विलक्षण चरित्र जिसे आचार्य शुक्ल, इतना यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें अगर नज़र आएगा तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। मलबे का मालिक गनी मियाँ लाहौर से लौट आई टोली का सदस्य है, लेकिन लाहौर से आई टोली का सदस्य है, लेकिन बाजार मासा की इस गली तक पहुंचने वाला वह अकेला ही। वह उस अरूप अनाम अनुपस्थित समुदाय का उपस्थित चेहरा है जो यहीं मर खप गए, बच कर जा नहीं सके, या तो बच गए तो वापस आने की हिम्मत या साधन नहीं जुटा सके। उसकी यात्रा का गंतव्य टोली के बाकी लोगों की यात्रा से अलग है। उनके लिए स्मृति मानो एक विनोद यात्रा, आतिथ्य है और सत्कार का मौका है। गनी मियाँ के लिए यात्रा अपनी अंतहीन पीड़ा के उत्स तक लौटकर सांत्वना की तलाश का प्रयास है। दंगों में अपना पूरा परिवार गंवा बैठने के बाद भी मन में कहीं असंभव सी उम्मीद है कि घर में वहीं वैसा ही बाकी होगा। रखा पहलवान के सवाल के जवाब में वह कहता है, क्या हाल बताओ रखे, मेरा हाल तो मेरा खुदा ही जानता है। इन बचे कुचे भविष्यहीन दिनों में उसके हिस्से के सारे नाते रिश्ते यही इसी गली में पीछे छूट गए। जहाँ वह आया तो सही, लेकिन जहाँ से उसे वापस जाना है, जहाँ वह आया वापस जाना ही है, जहाँ उसका घर एक मलबे का ढेर है। लेकिन रखे पहलवान से वह कहता है, तू सच पूछे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने का मन नहीं करता। कहानी की घटनात्मक संरचना इतनी ही है। कहाँ गली के मुहाने पर अजनबी सा खड़ा गनी बच्चा उठाने वाला समझ लिया जाता है। फिर स्मृति की तहें और पहचान की परतें खुलती और गली के भीतर प्रवेश और मलबे के ढेर तक की यात्रा में वो अपनी समूची जिंदगी की आशाओं, आकांक्षाओं, नाते रिश्तेदारों के अवशेष का साक्षात्कार करता है और नियति को स्वीकारने की हालत में आता है। रखा पहलवान का चरित्र खींचने में लेखक ने उसके कहे बोले से कम उसकी देह भाषा और गली वालों की दरअसल घरों में जो जा छिपी खिड़कियों पर खड़ी औरतों की चहमे गोइयों से अधिक काम लिया है। वह ठेठ गुंडागर्द लुटेरा दादा का चित्र है। रखा आदमी नहीं सांड है, दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। रखे महमूद का घर न घाट, इसे किसी की माँ बहन का लिहाज था। उसके चित्रण में यह अल्पभाषित कहानी का शोर स्फीति हाहाकार के आडंबर से बचाती है। गली की स्मृति में चिरागुद्दीन की सब परिवार हत्या के प्रसंग को भी ठंडे निरावेग किंचित व्यंग्यपूर्ण टोन में न्यूनतम तफसीलों में बयान करती है और मलबे से मुलाकात वाले क्षण के आवेग की तीव्रता के क्षण में चित्रण में नाजुक संतुलन को साधते हुए संवेदनशीलता के स्तर को कायम रखती है। कथा का मर्म बिंदु इस जगह गनी मियाँ और रखे पहलवान का आमना सामना। गली भर की चमगोइयों का यह उम्मीद और तमन्ना है कि 7.5 साल पहले की सपरिवार हत्या और बलात्कार की वह घटना किसी न किसी तरह जरूर गली तक पहुंच जाएगी, जिससे मलबे को देखकर ही गनी अपने आप को सारी घटना का पता चल जाएगा। हालांकि पता चल जाने से भी गनी क्या कर लेगा, इस बात की तरफ कोई ध्यान या टीका टिप्पणी ने इन चमगोइयों में नहीं है। उनके भय, आक्रोश और वितृष्णा का पात्र रखा पहलवान है, जो बड़े मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा न इसका है न गनी का। मलबा तो सरकार की मिल्कियत है। मजदूर किसी को वहाँ गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता। कहानी में इस उम्मीद का पहला क्षण आशंका है। रखे पहलवान के शागिर्द लच्छे के शब्दों में, अगर मनूरी ने उसे कुछ बता दिया तो
दूसरा क्षण उत्तेजना का। गली वालों को चमगोइयों में अब दोनों आमने सामने आ गए तो बात जरूर खुलेगी। फिर हो सकता है कि दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को हाथ भी नहीं लगा सकता। अब वे दिन नहीं रहे। तीसरा क्षण थोड़ी निराशा का। मनूरी भी डरपोक है। इसने गनी को बता क्यों नहीं दिया कि रखे ने ही चिराग और उसकी बीवी बच्चों को मारा है। और गनी के चले जाने के बाद भी इन चमगोइयों में यह उम्मीद बाकी है कि मनोरी ने गली से निकल कर गनी को ज़रूर सब कुछ बता दिया होगा। रखा अब किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। इन्हीं गली वालों में 7.5 साल पहले की उस रात के साक्षी भी हैं जिन्होंने अपने दरवाजे बंद करके अपने को उस घटना से के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया। अपने भय और आतंक से अशक्त लोग आज गनी के आने और चले जाने के बीच किस तरह को उसको असलियत जता देने की कामना में वस्तुतः क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन गनी को असलियत आखिर तक पता न चलने के बावजूद या शायद इसी वजह से रखा पहलवान के भीतर कुछ होता है। गनी उसके सामने बैठा है, एक बेदखल बूढ़ा असहाय, बिना किसी अधिकार या अधिकार के दावे या तेवर के, महज आत्मीय और भरोसे में, निहत्ता और निरीह। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे, बद की बदी माफ़ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया सो समझूंगा कि चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद बनाए रखे। इस नेकी और निरीहता के साथ रखे पहलवान का यह आमना सामना अपने आवेग की तीव्रता से दैहिक और इंद्रिय संवेदी अनुभव प्रत्यक्ष, वास्तविक और प्रामाणिक होकर साकार बनता है। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही थी। उस अपनी कमर और जहाँ के जोड़ों पर उसे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अतड़ियों के पास से जैसे कोई चीज़ उसकी सांस को रोक रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग रहा था और उसके तलुओं में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीली फुलझड़ियाँ सी ऊपर से उतरती और तैरती हुई उसकी आंखें के सामने से निकल जाती। उसे अपनी ज़बान और होठों के बीच एक फासला सा महसूस हो रहा था। उसने अंगोछे से होठों के कोने को साफ किया। साथ ही उसके मुंह से निकला, हे प्रभु, तू ही है, तू ही है, तू ही है। यह सत्यवोत्रक का चित्र है, उस तात्कालिक अनुभूति का, अचेतना का, आवश्यकता का, जो आदमी के सजग सचेत नियंत्रण के बाहर है। उसे यहाँ तक पहुँचने के लिए कहानी, स्थिति और गतियों के चित्रण से अपना एक तर्क रचती है जिसके चरम पर यह सत्वोद्रेक घटित होता है। यह सत्वोद्रेक कहानी को संवेदना के सामान्य स्तर से उच्चतर तापमान पर ले जाता है। उसकी तर्कसम्मति विवेक संगति का फैसला तार्किकता के किसी बने बनाए चौखट के अनुसार नहीं हो सकता। देखना होगा कि कहानी का उद्देश्य, अंतिम गंतव्य क्या है। गनी की ताकत को कहानी किस जगह अवस्थित करती है। रखे पहलवान को अपने शागिर्द लच्छे पहलवान से सूचना मिलती है कि गनी आने पर, ये वही कहानी है कि गनी आता है कि उन लोग को डर हो जाता है रखा पहलवान को कि अब मनूरी जो है जिससे गनी बात करता है वो उसको सब कुछ बता देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और उससे अच्छे से मिलके गनी चला जाता है। उसमें और भी पॉइंट्स हैं बहुत सारे नीचे दिए हुए, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फिर मलबा पूरी कहानी बताई गई है कि कैसे कैसे जैसे मलबा आखिरी किसकी मिल्कियत है। कहानी अपनी व्यंजना में फिर परिवेश में मलबे के बिंब के पास लौटती है। सबके जाने के बाद पहलवान मलबे की चौखट पर बैठा है। शाम का अंधेरा, सुनसान गली, मलबे के नीचे से बहता हुआ नाली का पानी, कीड़े मकोड़े की आवाज़, चौखट पर आ बैठे भटके हुए कौवे से छितराए हुए लकड़ी के रेसे, भौंकते हुए कुत्ते से सहम कर उड़ भागा कौवा पहलवान कुत्ते की तरफ ढेला फेंकता है, लेकिन कुत्ते का भौंकना बंद नहीं होता। पहलवान को ही जगह खाली करनी पड़ती है। काफ़ी देर बाद भौंकने के बाद कुत्ता कान झटक कर मलबे पर लौट आता है और कान में बैठकर
कोने में बैठकर गुरान लगता, पहलवान को अपदस्थ था और मलबे को जीवन की प्रक्रिया के हवाले कर कहानी यहीं खत्म होती है। यह एक नैतिक निर्णय है। अब आगे पढ़ेंगे बहिर्गमन, विश्लेषण और मूल्यांकन।